Hello students, myself Dr. Upasna Sharma, Assistant Professor Prasuti Tantra and Stree Rog Department, University College of Ayurved, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिस्मेनोरिया और हमने प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अगेन क्योंकि ये टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया ही है, मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो एक कॉमन सिम्टम है वो इसमें भी प्रेजेंट होगा। बट प्राइमरी डिस्मेनोरिया से ये डिफरेंट इस तरीके से है क्योंकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं थी और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी है, यानी किसी भी पेल्विक पैथोलॉजी के कारण अगर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है तो उस कंडीशन को हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। अगर हम कॉज की बात करें कि पेन होने के पीछे रीज़न क्या है, तो कारण उसका यह होता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल और ड्यूरिंग प्री मेंस्ट्रुअल फेज जो पेल्विक कोई भी पैथोलॉजी है तो पेल्विक टिश्यू में जो वेस्कुलरिटी है या फिर ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है, उस वजह से वहाँ कंजेशन बढ़ जाता है और ये एक बेसिक रीज़न है पेन होने के पीछे। कौन कौन सी पेल्विक पैथोलॉजीज हो सकती हैं या फिर अगर और हम क्लियरली बोलें तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उनमें सबसे जो कॉमन कारण हमारे सामने आते हैं वो है क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शन, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, यूटेराइन फाइब्रॉइड। इन सारे टॉपिक्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और हमने देखा था कि इन सभी डिजीज का जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम था वो था डिस्मेनोरिया एंड दैट वाज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इसके अलावा सर्वाइकल स्टेनोसिस, अगर किसी पेशेंट को आईयूसीडी मतलब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अगर यूट्रस में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में भी पेल्विक कंजेशन या पेल्विक जो एरिया की वेस्कुलरिटी है वो इस दौरान बढ़ जाएगी और उस वजह से पेशेंट को पेन होगा। इसके अलावा एक और रीज़न जो है वो ये कि कंजेनिटल मालफॉर्मेशन के दौरान अगर हम देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन अगर है किसी तरीके का तो उसको भी हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कारण मान सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमें पता ही है कि डिस्मेनोरिया की कंडीशन में जो कार्डिनल सिम्टम होगा दैट इज़ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। लेकिन अगर हम इसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया से डिफरेंशिएट करना चाहें तो उसके पीछे एक रीज़न तो ये हो गया कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के केस में पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम सिम्टम्स के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम देखते हैं कि जैसे कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया के केस में जो पेन था वो स्पाज्मोडिक टाइप का पेन था, लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेन डल नेचर का पेन होता है। साथ ही पेशेंट, जैसे कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में पेशेंट्स यूजुअली एडोलसेंट गर्ल्स थी, लेकिन यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो मोस्टली जो 30 या 40 टू 40 ईयर्स जो एज ग्रुप है वो पेशेंट सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में आती हैं। उसके अलावा पेन बैक में या फ्रंट में प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता है, जबकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया के केस में हमने देखा था कि वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई तक रेडिएट कर रहा था। यूजुअली पेन 3 से 5 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है और ये ब्लीडिंग के जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है पेन अपने आप सबसाइड हो जाता है। सो इस तरीके से भी यह प्राइमरी डिस्मेनोरिया से अलग है। और साथ ही साथ जैसे कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में सिस्टेमिक डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक ये सब प्रेजेंट थे, लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एब्डोमिनल और वेजाइनल एग्जामिनेशन अगर हम पेशेंट का करते हैं तो जो रिलेटेड पेल्विक पैथोलॉजी है, भले वो फाइब्रोइड है, एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है या पॉलिप है, तो वो सब एबनॉर्मेलिटी हमें ड्यूरिंग एब्डोमिनल और वेजाइनल एग्जामिनेशन उससे रिलेटेड कुछ हिंट मिल सकता है। या फिर सोनोग्राफी अगर हम करवाते हैं पेशेंट की तो उसमें या फिर हिस्टेरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी में कंसर्निंग जो पेल्विक पैथोलॉजी होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जैसा कि हमने देखा कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के लिए सर्टेन पैथोलॉजीज रेस्पॉन्सिबल है, तो उस सर्टेन पैथोलॉजी को ठीक करके ही हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को ठीक कर सकते हैं। अब एक और तरीके का डिस्मेनोरिया जो बुक्स में है वो है ओवेरियन डिस्मेनोरिया, या फिर जो जनरल प्रैक्टिस में भी देखने को मिलता है राइट ओवेरियन वेन सिंड्रोम।
तो यहाँ पे राइट ओवेरियन वेन सिंड्रोम इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम बेसिक एनाटमी की बात करें तो हमें पता है कि राइट ओवेरियन वेन यूरेटर को राइट एंगल पर क्रॉस करती है, और ड्यूरिंग प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड जब कंजेशन बढ़ गया है, ब्लड सप्लाई बढ़ गई है, तो ये राइट ओवेरियन वेन में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से वो यूरेटर पे भी एक प्रेशर डालेगी, जिसकी वजह से यूरेटर में फ्लो होने वाला यूरिन जो है उसमें स्टेसिस की कंडीशन डेवलप होगी, और क्योंकि वहाँ पे स्टेसिस है तो इन्फेक्शन होगा एंड देन पाइलोनेफ्राइटिस वहाँ पे डेवलप होगा। और यह क्योंकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट मतलब इट विल रिजल्ट इन पेन मैनिफेस्टेशन। तो क्योंकि यहाँ पे भी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन की कंडीशन है तो इस कंडीशन को हम ओवेरियन डिस्मेनोरिया या राइट ओवेरियन वेन सिंड्रोम कहते हैं। डिस्मेनोरिया से ही रिलेटेड एक और कंडीशन जो देखने को मिलती है वो है मिटल्स मर्स सिंड्रोम या ओविलर पेन। ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट नहीं है, एक्चुअली मिड मेंस्ट्रुअल पीरियड में मिलने वाली ये कंप्लेंट है। इसमें पेन बेसिकली हाइपोगैस्ट्रियम में या किसी भी एक तरफ के इलियक फोसा में सिचुएटेड होता है। साथ ही साथ पेन अगर इलियक फोसा में है तो वह अपनी जो साइट है या अपनी जो लोकेशन है वो किस ओवरी से ओवुलेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता है। मतलब अगर राइट इलियक फोसा में पेन है तो पेन राइट इलियक फोसा में ही प्रेजेंट होगा हमेशा। साथ ही साथ इसमें नोजिया और वॉमिटिंग ऐसे कंप्लेंट्स एब्सेंट रहते हैं, और यह पेन हार्डली 12 घंटे तक प्रेजेंट रहता है। अगर हम इसके कॉज को देखें तो एग्जैक्ट कॉज के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अगर हम कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कि कंसिडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा मान सकते हैं कि ग्राफिन फॉलिकल जस्ट रप्चर होने से पहले वहाँ पे जो एक टेंशन इंक्रीज होता है, या फिर ओवुलेशन की वजह से जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें फ्लूइड की वजह से वहाँ इरिटेशन डेवलप होती है, या फिर ट्यूब्स में और यूट्रस में जो एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनकी वजह से हो सकता है ये पेन होता हो। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग मिड मेंस्ट्रुअल पीरियड अगर किसी पेशेंट को ओवुलर पेन प्रेजेंट है या फिर ये सिंड्रोम प्रेजेंट है तो उन पेशेंट्स में वेजाइनल स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, या फिर जो म्यूकोइड वेजाइनल डिस्चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट अगेन इसमें एश्योरेंस या फिर माइल्ड जो एनाल्जेसिक्स हैं वही दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन के बारे में। ये एक साइको न्यूरो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसका एग्जैक्ट कारण अभी तक नहीं पता, लेकिन देखा जाता है कि ये कंडीशन जस्ट प्रायर मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऑनसेट के जस्ट पहले देखने को मिलती है फीमेल्स में। साथ ही साथ इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा है नंबर में, मतलब बहुत एक से अधिक सिम्टम्स जो है वो पेशेंट को देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इनकी अपीयरेंस जो है वो साइक्लिक होती है, मतलब हर साइकिल से पहले ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उस पर्टिकुलर पेशेंट में, और ये 7 से 10 दिन पहले सिम्टम्स पेशेंट में मिलते हैं। लेकिन इन सिम्टम्स का कारण जो है वो किसी भी तरीके का कोई ऑर्गेनिक लीजन मतलब कोई भी पैथोलॉजी पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होना चाहिए। साथ ही ये सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ ल्यूटियल फेज या मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऑनसेट होने के 7 से 10 दिन पहले ही मिलने चाहिए। जो रेस्ट ऑफ साइकिल है वो बिल्कुल सिम्टम फ्री होना चाहिए। साथ ही सिम्टम्स की सिवियरिटी इतनी होनी चाहिए कि पेशेंट जो है उसकी जो रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो और वो किसी न किसी तरीके की मेडिकल या मेडिसिन्स जो है वो ले रही हो। तो अगर हम देखें पैथोफिजियोलॉजी के बारे में तो इसकी एग्जैक्ट अगेन जो पैथोफिजियोलॉजी है उसके बारे में कुछ क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जिनके हिसाब से हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को समझ सकते हैं। उनमें पहला है कि ऑल्ट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल इन मिड ल्यूटियल फेज, जैसा कि हमने न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा हुआ है कि जो फोलिकुलर फेज है उसमें ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो अप रहेगा, एंड देन आफ्टर ओव्यूलेशन कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होगा, एंड देन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो भी अप हो जाएगा। लेकिन डिमाइस ऑफ कार्पस ल्यूटियम के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल की एंडोक्राइनोलॉजी में।
तो ये जो ऑल्ट्रेशन है या फिर ऑल्टर्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या फिर इनका रेशो है, इस डिमिनिश्ड प्रोजेस्टेरोन लेवल की वजह से या फिर इस ऑल्टर्ड रेशो की वजह से पेशेंट को ये सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा क्योंकि हमने देखा कि ये साइको न्यूरो एंडोक्राइन डिसऑर्डर, तो ये तो बात हुई एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। अब बात करते हैं हम न्यूरोलॉजी के बारे में। तो पीएमएस के पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि जो सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन है, जो कि सीएनएस में मिलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनका लेवल जो है वो ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज कम हो जाता है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि पीएमएस के पेशेंट्स में गामा एमाइनोब्यूटाइरिक एसिड, अगर ये मेडिसिन पेशेंट्स को दी जाती हैं तो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज इसका लेवल भी कम होता है। उसके अलावा हो सकता है पेशेंट को कुछ साइकोलॉजिकल या साइको सोशल कंप्लेंट्स हैं, उनकी वजह से भी कई बार इन सिम्टम्स की साइक्लिक अपीयरेंस पेशेंट में देखने को मिल सकती है। पीएमएस के दौरान जो क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले पेशेंट प्रोफाइल, मतलब कौन से एज ग्रुप की पेशेंट्स होंगी। तो पेशेंट यूजुअली 30 to 45 ईयर्स इस एज ग्रुप की देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ एसीओजी ने इसके लिए जो सिम्टम्स हैं उनको एक ग्रुप के अंदर रखा है और इन सिम्टम्स को प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर नाम से कहा गया है, पीएमडीडी। तो इसमें जो सिम्टम्स है उनकी जो ग्रुपिंग है वो बेसिकली 3 ग्रुप्स में की गई है। पहला है वाटर रिटेंशन रिलेटेड जो सिम्टम्स है, दूसरा है न्यूरो साइकियाट्रिक सिम्टम्स एंड तीसरा है बिहेवियर सिम्टम्स। तो वाटर रिटेंशन से रिलेटेड सिम्टम्स में आते हैं कि पेशेंट को ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली मिलने वाला सिम्टम है। उसके अलावा स्वेलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ है या फिर स्लाइट जो 1 to 2 किलोग्राम तक का जो वेट गेन पेशेंट को देखने में मिलता है वो। तो ये सब सिम्टम्स आते हैं वाटर रिटेंशन से रिलेटेड। उसके बाद में आते हैं न्यूरोसाइकियाट्रिक सिम्टम्स, उसमें इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग या फिर इंक्रीज्ड एपेटाइट, एंजाइटी, टेंशन, हेडेक, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। लास्टली है कि बिहेवियर सिम्टम कौन कौन से होते हैं, तो उसमें फटीग है, डिस्पेरोनिया, टायर्डनेस या इंसोम्निया। तो इस तरीके से ये ग्रुपिंग की गई है पेशेंट्स में मिलने वाले सिम्टम्स की और इनको नाम दिया गया है पीएमडीडी, प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर। अब बात करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो इसमें नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट या फिर हम जो जेंडर एश्योरेंस की बात करते हैं वही ट्रीटमेंट है। इसको नॉन फार्मेकोलॉजिकल भी कहा जा सकता है। इसमें आता है कि पेशेंट को बोलना चाहिए कि उसको अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको थोड़ा मैनेज करे, योगा है या स्ट्रेस मैनेजमेंट है या फिर प्राणायाम वगैरह है, इन सब के द्वारा। साथ ही साथ अपनी जो डाइट है उस पर थोड़ा ध्यान दे। अगर वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट या फिर कैफ़ीन या चाय या अल्कोहल ये सब अगर ले रही है तो स्पेशली जो सेकंड हाफ ऑफ साइकिल है, मतलब जो ल्यूटियल फेज है उसके दौरान अगर इन सबको थोड़ा कम किया जाए या थोड़ा लिमिट में लिया जाए तो हो सकता है सिम्टम्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट की। ये तो हमने बात की नॉन फार्मेकोलॉजिकल, मतलब सिंपल जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसके द्वारा इसको ट्रीट करने की। अब बात करते हैं हम मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। उसमें अगेन 2 तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, एक है नॉन हार्मोनल, एक है हार्मोनल। तो नॉन हार्मोनल में जो ड्रग्स आती हैं वो बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट्स और ट्रैंक्विलाइजर्स की फॉर्म में है। इन क्योंकि हमने सिम्टम्स में देखा था कि पेशेंट को एंजाइटी, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, इस तरीके के सिम्टम्स हैं। उसके अलावा पायरिडॉक्सिन 100 ग्राम ट्वाइस अगर डेली लिया जाए तो वो भी काफ़ी रिलीफ पेशेंट को देती है अगर सिर्फ डिप्रेशन वगैरह पेशेंट में है तो। उसके अलावा जो फ्लूइड रिटेंशन से रिलेटेड हमने सिम्टम्स देखे थे तो उनको करेक्ट करने के लिए जो डाययूरेटिक्स आते हैं, भले वो फ्रेसेमाइड के फॉर्म में हो 20 मिलीग्राम डेली, अगर 5 दिन तक लिया जाए, या इसके अलावा एक स्पायरोनोलैक्टोन करके, स्पायरोनोलैक्टोन जो है जो कि पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है, ये सब वाटर रिटेंशन से रिलेटेड सिम्टम्स को रिलीव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद एंजियोलाइटिक एजेंट्स, अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी है और बहुत लंबे समय से वो चली आ रही है तो एल्प्राजोलाम 0.25 mg BID उसको दिया जा सकता है। उसके अलावा एक ड्रग है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, फ्लॉक्सिडिन। ये एंटी डिप्रेसेंट है,
ये भी पेशेंट को सिंगल डोज 20 ग्राम दिया जा सकता है अगर उसको साइकियाट्रिक एंड बिहेवियर सिम्टम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट हैं तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट टेंडरनेस को रिलीव करने के लिए ब्रोमोक्रिप्टेन 2.5 mg डेली दिया जा सकता है। ये ब्रेस्ट टेंडरनेस से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं या फिर जो फ्लूइड रिटेंशन वाले सिम्टम्स हैं उनको ठीक करने के लिए काफ़ी हद तक असरदार है। अब बात करते हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट के बारे में। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है उसका बेसिक एम है कि सप्रेशन ऑफ ओवेरियन साइकिल, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो रेशियो अल्टर्ड हो रहा है या फिर अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न जो है वो ये है कि ओव्यूलेशन के बाद में ये सब हार्मोनल ऑल्ट्रेशन पेशेंट में होती है। जो बेसिक आइडिया है हार्मोनल ट्रीटमेंट के पीछे वो है सप्रेशन ऑफ ओवेरियन साइकिल। पेशेंट को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए जा सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी दिए जा सकते हैं और प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स भी पेशेंट को पीएमएस को ठीक करने के लिए दिए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हैं तो डेनाजोल या फिर जीएनआरएच एनालॉग्स देके हमने पहले भी देखा था कि इन ड्रग्स के वजह से पेशेंट में एमिनोरिया प्रोड्यूस होगा, स्यूडोमेनोपॉज प्रोड्यूस होता है या फिर मेडिकल ओफेरेक्टमी। अल्टीमेटली जो एम है कि सप्रेशन ऑफ ओवेरियन साइकिल तो वो हम अचीव कर सकते हैं बाय गिविंग दीज ड्रग्स। उसके अलावा ये ड्रग्स मेडिकल ओफेरेक्टमी भी इन ड्रग्स के द्वारा करके और पीएमएस के जो सिम्टम्स है उनको रिलीव किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।